1 सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से टॉप करना है, क्योंकि सितंबर आ चुका है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, आपके पास कुल मिला के 5 महीने बच रहे हैं। 1 महीने तो छुट्टी में ही निकाल दो, क्योंकि सितंबर आ गया है, यानी कि आपके फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं। फेस्टिवल सीजन में आपकी दुर्गा पूजा, आपकी तमाम फेस्टिवल्स आ जाएंगे सभी लोगों के लिए। ठीक है, सो बेटा फेस्टिवल भी बहुत जरूरी होते हैं। फेस्टिवल में हम क्या होता है ना, हम चाह के भी नहीं पढ़ पाते, हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा मन वहाँ लगता है। और पढ़ाई में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या ज़रूरी है बच्चों, वो है आपका मन। अगर आपका मन पढ़ाई पे लगेगा तभी जो पढ़ रहे हो वो सीखोगे। ज़बरदस्ती पढ़ाई करके आप चीज़ों को अपने मन में, अपने चीज़ों में नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चीज़ भी हमें देखनी है, क्योंकि हर चीज़ को देख के चलना है। क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे हमें वो टाइम हमें मिल नहीं पाएगा, पढ़ाई के प्रति हमारा गैप आ जाएगा। तो उस चीज़ को यूटिलाइज, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए हमें इस समय का सदुपयोग करना होगा। किस तरीके से करना होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, वीडियो को पूरा देखोगे तभी बच्चों आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, एंड में आपको मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा। ठीक है, आपको टाइम टेबल भी बताया जाएगा। सो अभी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जनरली जो बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं वो है मैथ, ठीक है, साइंस में हो जाएगा विज्ञान, ठीक है, विज्ञान हो गया। और उसके बाद जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे जो ज़्यादा डरते हैं वो है इंग्लिश। ठीक है, ये चीज़। और मैं बाकी दो जो मुझे इजी लगते हैं वो लगते हैं बेटा, एक तो SST है, सामाजिक विज्ञान, और क्या है बेटा दूसरा हमारे पास क्या है, हिंदी। ठीक है, अब आपको विशेष क्या करना है इस टाइम पे आके, क्या टाइम टेबल होगा वो तो मैं बताऊंगा ही। पर्टिकुलर इसकी भी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे कि इस टाइम से आपको क्या पढ़ना है। अभी जो आने वाला एग्जाम आपका हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक परीक्षा, क्लास 10th वाले भी और क्लास 12th वाले भी। तो अगर आप बोलेंगे सर हम अर्धवार्षिक में अच्छा नंबर कैसे लाएं, तो बेटा आप चाह कर भी आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, तो इसका रीज़न ये है कि अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे होते हैं अर्धवार्षिक में भी पूरा बुक का क्वेश्चन आता है। और अभी अर्धवार्षिक पेपर जब होगा तो आपकी पूरी बुक की प्रिपरेशन नहीं हुई है, अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है ना। तो कई बच्चे सोचेंगे कि हमारे अच्छे नंबर नहीं आते ही नहीं अर्धवार्षिक में, क्योंकि पूरा सिलेबस आता है और हम आधा भी पढ़ चुके होते हैं उस टाइम में, आधा या आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हैं वो। ठीक है, लेकिन कई बच्चे इस टाइम पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा। वो सोच रहे हैं सर हमने तो पूरे अभी तक पढ़ा ही नहीं है, हम क्या करें, हम तो फेल हो जाएंगे सर, हमारे लिए कोई जड़ी बूटी बना दो जिससे हम खाएं और पास हो जाएं। तो बेटा जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है, मेहनत, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो इस टाइम से पढ़ कर भी, ठीक है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, नॉर्मल, जैसे नॉर्मल मेहनत, अभी टाइम टेबल बताऊंगा ना, ऐसे फॉलो करोगे ना, मस्त आप एक अच्छे नंबर आएंगे। तो घबराओ मत, हैं, घबराओ मत, बस मेहनत करना है तो पास हो जाओगे। देखो SST में क्या है ना, आपके पास 4 किताबें होंगी, आई थिंक 4 या 5 किताब है, ठीक है, आपके पास SST में। सो इसमें क्या करना है ना, जो आप 4-5 किताबें, उनमें क्या है ना, डेली आपको एक किताब पढ़नी है। ये नहीं दोनों किताब नहीं पढ़ना, आज संडे है, कल मंडे है, ट्यूसडे, ऐसे है ना, आज एक किताब पढ़ ली, एक चैप्टर, एक किताब बोले तो एक चैप्टर डेली पढ़ना है। ठीक है, एक किताब का एक चैप्टर ऐसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। जब पढ़ रहे हो पहले एक बार पूरा पढ़ लो, नॉर्मल जैसे पढ़ते हो ना, एक लाइन पढ़ लो, पढ़ने की भी टेक्निक होती है। दूसरी बार फिर जब पढ़ोगे ना तो हर लाइन पे ध्यान देना। ठीक है, कोई डेट लिखी हुई है कि इस दिन ये हुआ था, आप अपने नोटबुक में उस चीज को लिखो, वो कब हुई थी वो लिखो। आप पूरे क्वेश्चन आंसर को याद नहीं कर सकते। याद करने वाली चीज सामाजिक विज्ञान में क्या होती है, कब अटैक हुआ, किस दिन हुआ, किसने किया, ये सब याद कर सकते हो। बाकी चीजें जो होती हैं वो उनको अपने शब्दों में वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है। मैं कहता हूँ सामाजिक विज्ञान डेली 1 घंटा पढ़ो, और वो 1 घंटा आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि किस टाइम तुम्हें पढ़ना है। हिंदी, अमूमन हिंदी मीडियम बच्चों की हिंदी बहुत आसान होती है, तो इसको 10 मिनट डेली, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं बच्चों, 10 मिनट पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, स्पेशली हिंदी में क्या पढ़ना है आपको टेक्निक बताता हूँ।
जैसे कोई कहानी है, कहानी के प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहानी ढंग से समझ गए तो उस कहानी से जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे आप आराम से बना कर सकते हो। बस कहानी किसके रचयिता कौन है, टफ वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, वो सब देख लेना और पिछले साल के पेपर उठा लो जितने भी हैं, वो करते रहना। और बच्चों ग्रामर जो है आपका, राइटिंग पोर्शन जो होता है उस पर ध्यान लगाओ। पत्र कैसे लिखा जाता है, निबंध कैसे लिखा जाता है, जो भी आपके सिलेबस में उस चीज़ को ज़्यादा फोकस देना, पहले वो कंप्लीट करो। उसके बाद जो आपका कविता वाला पोर्शन है और जो आपका गद्यांश पद्यांश वाला पोर्शन है उस पर जोर लगाओ, ठीक है। डेली 10 मिनट पढ़ोगे ना, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी 100 नंबर का आएगा और ये भी 100 नंबर का आएगा, ठीक है ना। ये दोनों, ये सब मिलके ही आपके परसेंटेज को बनाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 90% लाना है, 90% से ज़्यादा लाना है, तो उसके लिए इनको भी इम्पोर्टेंस देनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि विज्ञान और मैथ पढ़ के आप 400 नंबर लेके आओगे, नहीं, ये भी 100 नंबर के ही हैं और ये भी 100 नंबर के ही हैं। तो सारे सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, बट कुछ सब्जेक्ट हमारे लिए टफ होते हैं, कुछ आसान होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। तो हर किसी का लेवल अलग अलग होता है, हर कोई एक जैसा नहीं है, वो तो हम भी जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बच्चे फेल हो जाते हैं जनरली, बट इंग्लिश फेल होने वाला सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश फोड़ने वाला सब्जेक्ट है। मतलब इसमें बहुत अच्छा नंबर कर सकते हो। मैथ और विज्ञान में लास्ट में बता रहा हूँ कि इसकी स्पेशल टेक्निक बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में सबसे पहले बच्चे आप क्या करो, एक चीज जो मैंने देखी है बच्चों इंग्लिश में, सर क्वेश्चन आंसर आता है ना, क्वेश्चन आंसर बच्चों को लिखते नहीं पाते। बेटा टूटी फूटी अंग्रेजी जो भी आती है ना, कोशिश करो हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करने की। ग्रामर उतना जरूरी नहीं होता, मेरे से पूछो, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से, मुझे ग्रामर कभी नहीं पढ़ाया गया स्कूल में, तो मैं सीखा भी नहीं हूँ। लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मेरे इंग्लिश का टीचर मुझे बोलते हैं कि तारक अच्छा है, ठीक है। अपने राइटिंग पे जोर लगाओ। अगर आपको इन विषयों में अच्छे नंबर लाने हैं ना, सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में, इंग्लिश में, तो आपको अपनी राइटिंग पे भी देखना होगा, इम्प्रूवमेंट करनी होगी। परीक्षा आने वाली है, अर्धवार्षिक आएगी, अब फिर प्री बोर्ड होगा, बोर्ड होगा, तो परीक्षा अभी लगातार होगी, मासिक टेस्ट होंगे, तो उसके लिए भी क्या करना है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, जो आपकी राइटिंग पोर्शन है उस पर जोर लगाओ, ठीक है। राइटिंग पोर्शन में क्या होता है, जैसे कि निबंध लिखना, ऐसे है ना, शॉर्ट नोट, ये कैसे होता है, आज शॉर्ट नोट सीख लिया। इंग्लिश डेली कम से कम 45 मिनट देना है इसको, ठीक है। इंग्लिश आगे भी हमें पढ़ना है, आप साइंस लो, आर्ट्स लो, आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर रहेगा, तो ये तो बहुत नेसेसरी है आपके लिए, ठीक है। 45 मिनट में क्या पढ़ना है, तो राइटिंग पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना। ग्रामर, अगर ग्रामर तुमसे बहुत डर लगता है, ग्रामर तुम छोड़ ही दो। ग्रामर उठा के देखोगे ना, 10 नंबर से 12 नंबर का आता है, सिर्फ ग्रामर। और वो ऐसे होते हैं, इसमें से 4 में से कौन सा होगा, उसमें से कौन सा होगा, वो अगर अंदाजे में भी तुम 2-4 लिख दोगे ना, तो तुम्हारे 10 में से 3, 4, 5 नंबर मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ग्रामर लेके मत सोचो, अगर इंग्लिश से बहुत डर लगता है तो आप राइटिंग पोर्शन सुधारो। पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, वो भी एक आर्ट होती है। पैराग्राफ जो अनसीन आते हैं, उनमें से क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं उत्तर बना के, देख के वो सीखो। उसके साथ साथ जो आपके अनसीन जो पोइट्री आती है, उसमें से क्वेश्चन बना के सीखो, क्योंकि एक सीन और अनसीन दो तो आते हैं। यहाँ पे 40-30-40 नंबर तो यहीं आ जाता है, यहीं से पास हो जाते हैं बच्चे। और मेन चीज़ क्या है ना बेटा, आपकी जैसे हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में होता है, आपकी स्टोरी होगी और आपकी पोइट्री होगी, तो स्टोरी को अच्छे से समझो, ठीक है। और क्वेश्चन हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके टूटा फूटा जो भी आता है उसको बनाना सीखो। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, यहाँ लिखा है ना राम, तो राम को इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, राम जाता है ना, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो कई बच्चे क्या लिखेंगे, ऐसे राम जाता है। भाई ये कोई इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं हुआ, ठीक है, ये कोई इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर जो भी आता है उसको बनाने की कोशिश करो। अगर आपको स्टोरी आती है तो आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हो, आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप याद नहीं कर पाओगे। और पोइट्री में जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका इंग्लिश टू इंग्लिश में अनुवाद करना होता है। पोइट्री किसने लिखी वो चीज़ है, ठीक है। और एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं। पोइट्री ढंग से पढ़ोगे, 2-4 बार पढ़ते रहना, रेगुलर पढ़ोगे तो वो 2-4, अगर एक ही लाइन को तुम 5 बार 10 बार पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में घुस जाता है, याद हो जाता है। जब मैं क्लास 10th पे था, मुझे क्वेश्चन आंसर सारे रट गए थे,
और मैंने एक भी रटा नहीं था, मैं बस बार बार पढ़ता रहता था और वो पढ़ते 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 दिमाग में घुस जाता है। ठीक है, ये तो बात रही SST की, हिंदी की, इंग्लिश की। ओके, अब हम बात करेंगे मेन सब्जेक्ट मैथ और विज्ञान की। अभी टाइम टेबल भी मैं बताऊंगा, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। अब मैथ में क्या है ना बेटा, कम से कम अगर मैं क्लास 10th की बात करूं, क्लास 12th में 13 चैप्टर है और क्लास 10th में अभी आपके 15 चैप्टर हैं। और कई सारे जो बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड में सिलेबस रिड्यूस भी किया गया, किसी में किया नहीं गया है। तो जैसे उत्तराखंड बोर्ड की बात करूं, 15 के 15 चैप्टर आएंगे। यूपी बोर्ड में पिछले साल की तरह 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया। तो मेरे लिए तो सभी बच्चे एक जैसे हैं, तो मैं 15 चैप्टर लेके चल रहा हूँ। सो देखो 15 चैप्टर में अगर आप अर्धवार्षिक तक भी देखो तो ज़्यादा नहीं, आपको 9 चैप्टर तक पढ़ना है, स्टार्टिंग के 9 चैप्टर। आप पूरा सिलेबस मत सोचो अभी, ठीक है, पूरा सिलेबस मत सोचो। अभी आपको क्या करना है, टारगेट क्या बनाना है आने वाले 2 महीने का। ठीक है, हमें छोटे छोटे टारगेट फिक्स करने हैं। आने वाले 2 महीने का प्लान लेके चल रहे हैं, सितंबर अक्टूबर ये हम लेके चल रहे हैं कि अक्टूबर तक हमारा आधे से आधा तो कम से कम हो ही जाना चाहिए, कम से कम। तो आप टारगेट क्या रखो, जैसे कि 8 चैप्टर है, ठीक है, 8 चैप्टर है। तो अभी हमारे पास 70 दिन तो अभी है, 2 महीने, और ये मैं 10 दिन पहले ही वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास 70 दिन ऑलरेडी है। ठीक है, तो हर 8 दिन में, 8 दिन में या 1 हफ्ते में 1 चैप्टर अगर लेके चलें टारगेट, कोई चैप्टर छोटा होता है, कोई चैप्टर बड़ा होता है, 1 हफ्ते में 1 चैप्टर ले लो। और या तो या क्या करो, मैथ की बात करो, या तो कोई चैप्टर 10 दिन जा सकता है, कोई चैप्टर 5 दिन में हो जाएगा। क्या करना है, लेकिन जरूरी है जी। देखो बेटा, आपको जैसे एक चैप्टर खत्म हो, जैसे एक चैप्टर खत्म हो, अब से रेगुलर पूरे चैप्टर का टेस्ट दो। ठीक है, टेस्ट देना है, उसके साथ साथ कैसे पढ़ाई करनी है, NCERT। पहले NCERT बुक खोलोगे, NCERT की प्रश्नावली कर ली, उदाहरण कर लिए सारे, ठीक है, प्रॉपर। एक्सरसाइज 1.1 आज आपने पढ़ा, एक्सरसाइज 1.1 आज में आपने रिवीजन किया। ठीक है, 4 दिन में 4 प्रश्नावली, एक प्रश्नावली एक दिन में टारगेट रखो, 1 से 2 दिन में खत्म करो, उसको रिवीजन करना है। उसके सारे क्वेश्चन होने चाहिए 1 हफ्ते में। ये टारगेट बनाओ कि मुझे 1 हफ्ते में या 8 दिन में या 10 दिन में पूरा चैप्टर करना है। मुझे हर क्वेश्चन पर आना चाहिए, हर उदाहरण आना चाहिए, और कोई मुझसे कोई उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो उसको बता पाऊँ। ये टारगेट रखो, और जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाए उसका टेस्ट भी दो। ये काम रेगुलर करना है। और जैसे ही चैप्टर 1 खत्म हो गया, दूसरे चैप्टर में जाओ तो बैक एंड में पहला चैप्टर रिवीजन करते रहना। दूसरे चैप्टर खत्म हो गए, जैसे तीसरे में जाओगे ना, तो तीसरा जब पढ़ रहे हो तो बाकी 2 भी रिवीजन करते रहो। अब जो चीज़ तुम पढ़ के आ रहे हो उसे पीछे छोड़ना नहीं है, उसको भी अपने साथ उठा के लेके चलना है आगे। बात समझ में आई? चौथे चैप्टर में जाओगे तो पहला, दूसरा, तीसरा रिवीजन करते रहना, 2-3 दिन बाद फिर से एक बार रिवीजन करोगे। ऐसे छोटे मोटे रिवीजन करते रहोगे। रिवीजन ही एक सक्सेसफुल जो स्टूडेंट होता है, जो टॉपर होता है, उसका सीक्रेट होता है। क्या? रिवीजन एंड टेस्ट। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अभी और एक टाइम टेबल अभी है बेटा, रुक जाना। विज्ञान में क्या करना है, विज्ञान के 3 पार्ट आएंगे आपके, ठीक है। एक आपका आता है केमिस्ट्री, दूसरा आपका है फिजिक्स, और फिर है बायोलॉजी, और फिर आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, विज्ञान में यह है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक केमिस्ट्री है, 10 से लेकर आई थिंक 14 तक, 13 तक या 14 तक आपके क्या है, फिजिक्स है, और बायोलॉजी आपका 6 से लेकर 9 तक, और एनवायरनमेंट आपका 15 से 16 चैप्टर। ठीक है, एनवायरनमेंट एक बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा, इतना आसान है। देखो हर चीज़ में, फिजिक्स में जब जाओगे आप, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल आएंगे, परावर्तन के, अपवर्तन के, लेंस की क्षमता। तो कोशिश करो डेली 5 न्यूमेरिकल करने की। विज्ञान में फिजिक्स के 5 नहीं हो पा रहे, 3 करो, डेली 3 करो, डेली 3 करोगे वही बहुत है। डेली 3 फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने हैं, और हफ्ते में 1 चैप्टर पूरा फिनिश करना है। 1 हफ्ता बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट पे भी पढ़ोगे। क्या करना है, जैसे चैप्टर नंबर 1 आपने उठा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ोगे तो 2 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, NCERT को ढंग से पढ़ना है। मैंने सारा पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। NCERT पढ़ने के बाद NCERT के बॉक्स के अंदर के जितने भी क्वेश्चन है
उनको करो, वो भी मैंने करा रखा है। अभ्यास के प्रश्न को करो, वो भी मैंने करा रखा है। उसके बाद आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक या गाइड है उसके क्वेश्चन करो, और जब पढ़ोगे ना उसमें देखना कोई क्वेश्चन कब कब आ रखा है, उस पर विशेष ध्यान दो। ठीक है, तो ऐसे करके एक चैप्टर जैसे ही हो जाए फिर उसका टेस्ट दो। ठीक है, फिर और एक हफ्ते में जब दूसरा चैप्टर हो जाएगा, दूसरे चैप्टर का अलग टेस्ट देंगे, फिर पहले और दूसरे का एक साथ एक टेस्ट दो। अब ऐसे टेस्ट देते रहना रेगुलर। केमिस्ट्री में क्या है ना, केमिस्ट्री में आपको अभिक्रियाएं मिलेगी, क्या होता है जब सिर्फ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आ जाएगी कभी, तो फिर कार्बनिक यौगिकों का नामांकन आ जाएगा। ये कुछ अलग अलग चीज़ें, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो याद करने वाली, वो तो करेंगे ही, लेकिन जो चीज़ें समझने वाली हैं, जिसका कुछ लिखने से कुछ आसपास तुक्का कुछ भी नहीं लगेगा, उसको आपको पूरा सीखना पड़ेगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा। संतुलित अभिक्रिया कैसे करती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। चैप्टर 2 में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, पीएच मान निकालना। ठीक है, ऐसे ही आवर्त सारणी वाले क्वेश्चन, संयोजकता वाले क्वेश्चन, यौगिकों का नामांकन। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा जोर लगाना है। बायोलॉजी में चित्र है, चित्र पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नामांकित चित्र बनाना सीखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के हमें चलनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक, अब इम्पोर्टेंट बुक्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ना है क्या, आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी आपकी मेन किताब है। बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, 85 से 90%। उसके साथ साथ अभी आपको क्या करना है ना, हो सके तो क्वेश्चन बैंक होता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं तो यहाँ पर चित्रा चलती है, और यूपी बोर्ड चलता है मास्टरमाइंड। ठीक है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग चलता है। ठीक है, अलग अलग नाम से, तो वो उठाओ। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, पतली सी किताब आती है, विद्या होती है कहीं पर। ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस हेल्प हो जाएगी। कैसे, जैसे आप एनसीईआरटी आपने चैप्टर 1 पूरा पढ़ लिया, इसी के साथ साथ चैप्टर 1 जैसे खत्म हो जाए एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसी के साथ साथ क्वेश्चन बैंक में भी वो क्वेश्चन करो। और क्वेश्चन बैंक में जब क्वेश्चन करो ना, तो उसमें सॉल्यूशन भी होता है, तो लेकिन सॉल्यूशन तो खुद करना है। जब नहीं आता है फिर खोल के देखना है भाई ऐसे ऐसे होगा। अब क्वेश्चन बैंक में ना सिस्टमेटिक वे में होता है, पहले MCQ आएंगे, फिर 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, और कौन सा क्वेश्चन किस किस साल में आ रखा वो भी होता है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं क्वेश्चन बैंक मत खरीदो, बट मैं हमेशा बोलता हूँ खरीदो। ठीक है, अगर अभी जाओगे तो मार्केट में मिलेगा भी नहीं। ठीक है, अभी इस टाइम पे मार्केट में नहीं आया क्वेश्चन बैंक, वो एग्जाम से 3-4 महीने पहले ही आते हैं। पुराने वाले हैं उठा के लाओ, सीनियर की बात जाओ, अपने बड़े भाई लोग जो बहन लोग उनसे मांग के लाओ और उनको पढ़ो। ठीक है, उनको पढ़ो। जब बोर्ड एग्जाम आएगा ना, बोर्ड एग्जाम जब होगा उससे 3 महीने पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते। अभी क्वेश्चन पेपर मत सॉल्व करना, अभी क्वेश्चन बैंक बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक, ये 2 बुक अभी तो पढ़ना ही पढ़ना है साथ ही साथ। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रॉपर हो गया, स्ट्रेटेजी क्या हो गई बेटा हमें समझ में आ गई। अब मैं जल्दी से टाइम टेबल बना देता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझने के लिए, आपको बताने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब बात करते हैं बेटा, सुबह जैसे ही उठो ना, सुबह अभी सभी का स्कूल 8 बजे से होगा, तो सुबह जितने बजे भी स्कूल है उससे 1 घंटे पहले उठ के आपको कम से कम 40 मिनट रिवीजन करना है। ठीक है, 40 मिनट आपको रिवीजन करना है। इस रिवीजन में आप इसको बांट सकते हो, जैसे कि 10 मिनट आपने क्या पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया। ठीक है, 10 मिनट आपने SST पढ़ ली, थोड़ा याद करने वाला सब्जेक्ट पढ़ लो, 10 मिनट फटाफट पढ़ने पर उठ के थोड़ा याद रहता है। और उसके बाद 20 मिनट है ना, आपने मैथ्स कर लिया। मैथ्स जो भी आपने पढ़ा है पिछले दिन, और ये सारा चीज़ पिछले दिन का होना चाहिए, रिवीजन का, ये कर लो। ठीक है, फिर स्कूल जाओ, स्कूल में मन लगा के पढ़ाई करनी है, हाँ, मस्ती कम, पढ़ाई ज़्यादा। घर आओ, घर आने के बाद फटाफट क्या करोगे, अरे भाई बैठ जाओ। घर आने के बाद देखो बेटा, 3 से 4:30 उठाओ मैथ, आप मेरे वीडियो से मैथ पढ़ो। ठीक है, 4:30 से हाँ 5-6 बजे तक।
ठीक है। 6 बजे तक आप क्या पढ़ लो और यहाँ पर आप साइंस पढ़ लो, ठीक है। फिर 6 से 7 बजे का जो टाइम है आप रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा टहल के आओ, घूम के आओ। फिर 7 से 8 बजे का जो समय है रात का, आप SST पढ़ो, ठीक है। फिर 8 से 9 बजे के बीच हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना है। इंग्लिश 45 मिनट बोलना है, हिंदी मैंने वो बोला है। फिर क्या करना है अपना, 9 से 9:30 बजे का जो समय है, 9 से 9:30 बजे आप क्या करोगे, डिनर, ठीक है। डिनर करने के बाद 9:30 से 10:30 बजे का जो समय होगा वो आपके सेल्फ स्टडी का होगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी में क्या करोगे, मैथ्स पढ़ा है, मैथ के कुछ क्वेश्चन खुद बनाओ, ठीक है। जो आपने साइंस पढ़ा है, अगर डाउट है तो साइंस पढ़ो, खुद पढ़ो, जो भी दिन भर पढ़ाया गया उसको आप पढ़ो। तो सेल्फ स्टडी के साथ सेल्फ स्टडी करना है, आपको अपने को जज करना है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। यहाँ 10:30 की जगह आप 11 बजे भी कर सकते हो, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा बेटा, बोर्ड एग्ज़ाम है, मजाक नहीं है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करने हैं और उसके बाद 11 बजे तक सो जाओ, ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। 11 बजे सो जाओ और सो जाने से पहले मैं हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि जो भी आपने पढ़ाई की है एक बार सोचना ज़रूर। उससे आपका क्या होगा, मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, आपकी जो वो बार बार बोलते हैं सर हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, वो स्ट्रांग होगा। सोते वक्त तुरंत नींद नहीं आती है, सो के 5-10 मिनट 15 मिनट बाद ही नींद आती है। सोते ही आँख बंद करके सोचना मैंने आज मैथ में ये पढ़ा, साइंस में ये पढ़ा, मुझे ये पढ़ा गया, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये फॉर्मूला होगा, तो वो फिर आपके दिमाग में चलता रहता है और इससे आपकी याददाश्त तेज होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए इस टाइम पे आकर, ओके। इस स्ट्रेटजी को अगर आपको अच्छी लगी बेटा प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को हर जगह शेयर करें, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।